हेलो गाइस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेरी नई पहल, यानी जो चीज़ मैं अब हर वीकेंड में करने वाला हूँ वो ये है समरी ऑफ अ बुक विच आई हैव रीडन। तो आज जो मेरी पहली बुक है जिसकी मैं आपको समरी दूंगा, समरी यानी मेन की पॉइंट्स जो मैंने पढ़े हैं या जो वर्ड जो मुझे बहुत अच्छे लगे उनके बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा कि मेरे को उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो वर्ड मुझे कैसे लगे। तो चलिए देखते हैं। जो मैंने बुक पढ़ी है वो ये है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, रिटन बाय युवल नोआ हरारी। युवल नोआ हरारी के बारे में अगर हम सर्च करें तो युवल नोआ हरारी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ कहा जाता है। और इनसे जबरदस्त, ये इतने क्रिटिकल थिंकर हैं कि इनकी बात मत कीजिए, बहुत जबरदस्त। और इनकी जो इंसाइट्स आती है कई सारे पॉइंट्स में वो अबव ऑसम होते हैं, बहुत कमाल, यानी एकदम क्रिटिकल इंसाइट देते हैं। तो चलिए, और इनकी ये जो बुक है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है ये बुक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है क्योंकि बहुत अच्छी और इसके कई सारे इंसाइट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, सेपियंस सॉ अस वेयर वी केम फ्रॉम, होमो डेयस लुक्ड इनटू द फ्यूचर, 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी एक्सप्लोर्स द प्रेजेंट। यानी इसमें युवल नोआ हरारी अपनी बुक्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो उनकी फर्स्ट बुक थी वो थी सेपियंस, और सेपियंस में उन्होंने ये बताया था, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री दी थी, ह्यूमन पास्ट के बारे में कि हम कहाँ से आए, हम आज ऐसे हैं तो क्यों हैं। होमो डेयस लुक्ड इनटू द फ्यूचर, वो जो सेकंड पार्ट था इस ऑथर का, ऑथर अपने सेकंड पार्ट में ये बता रहे थे कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। अब 21 लेसन, क्योंकि देखिए ऑथर ने पास्ट को हमें एक्सप्लेन कर दिया, हमें फ्यूचर के बारे में डायरेक्शन दे रहे हैं, पर व्हाट अबाउट टुडे, यानी आज क्या चीज हो रही है उसके बारे में ये ऑथर की थर्ड बुक है जो है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी एक्सप्लोर्स द प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट की बात करने वाली किताब है। तो चलिए अब इसके की इंसाइट यानी की वर्ड्स जो मैंने देखे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम न्यूक्लियर वॉर, इकोलॉजिकल कैटलिज्म एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, व्हाट कैन वी डू अबाउट द एपिडेमिक और फेक न्यूज और थ्रेट ऑफ टेररिज्म। इसमें ऑथर ने एक बात कही है कि एपिडेमिक ऑफ फेक न्यूज, इसमें ऑथर ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि फेक न्यूज का आने वाले टाइम पे कितना अंबार हो सकता है। और द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, तो हमें पता है टेररिज्म क्या है, आने वाले टाइम पे हम टेररिज्म के थ्रेट को कैसे डील करने वाले उसके बारे में लेखक ने हमें एक आइडिया दिया है। व्हाट शुड वी टीच अवर चिल्ड्रन, यानी फ्यूचर में हम क्या कहने वाले हैं, जो अभी हम आज के टाइम पे जो चीज़ हमें बहुत हैरान कर रही है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में लेखक हमें इंसाइट दे रही है। इन अ वर्ल्ड deluge by irrelevant information, clarity is power। तो आज का जो हमारा टाइम है, ये इसमें बहुत कमाल की बात लेखक ने कही है कि आज का जो हमारी जनरेशन है उसके पास टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन है बस, बट वो जो नॉलेज है उसकी कोई सेंस नहीं बनती, यानी इतनी नॉन सेंसिकल नॉलेज है हमारे पास की बात मत करो। तो क्लैरिटी इज पावर, यानी व्हाट तो हमें बहुत सारा पता, बट हाउ, अगर हमें हाउ मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें, यानी क्लैरिटी, पिन पॉइंट फोकस। तो चलिए देखते हैं। हिस्ट्री गिव्स नो डिस्काउंट in the future of humanity, it is decided in your absence because you are too busy feeding and clothing your kids. You and they will not be exempted from the consequences. This is very unfair, but who said history was fair? यानी इनमें ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री की अनफेयरनेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हिस्ट्री को, और आप भी कल जाके एक हिस्ट्री बन जाएंगे। Reality is composed of many threads. In this book, tries to cover different aspects to our global predicament without claiming to be exhaustive. अब इसमें बताया विच सिविलाइजेशन डोमिनेट्स द वर्ल्ड, द वेस्ट, चाइना एंड इस्लाम। इसमें लेखक ने बहुत डीप में डिस्कशन किया है कि वेस्ट यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये जो जिसको कहते हैं कि यूरोपियनिज्म, मॉडर्निज्म, ये सारे थॉट्स, चाइना यानी आज की जो 21st सेंचुरी की जो नई उभरती पावर है, एक इंडिया और दूसरी चाइना, और तीसरा एक इस्लाम धर्म के बारे में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म इज बोथ ग्लोबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड इंटरनल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। Terrorism work by pressing the fear button deep in our mind by hijacking the private imagination of millions of individuals.
यानी इसमें लेकर हमें ये बात बता रहे हैं कि जो टेररिज्म का है, टेररिज्म जितनी हमें बाहर से दिखती है उससे ज्यादा वो साइकोलॉजिकल थी चीज है, और वो कैसे चलती है, उसका जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसके बारे में लेकर हमें इस पॉइंट में बताने वाले होते हैं। द मर्जर ऑफ इंफोटेक एंड बायोटेक might soon push billions of human out of job market and undermine both liberty and equality. तो इस पॉइंट पे ये बता रहे हैं कि इंफोटेक यानी जो हमें बोलते हैं डीप वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और बायोटेक यानी साइबोर्ग, ये सारी चीजें जो आने वाले टाइम पे जो भी मैनुअल टास्क है, जो बहुत बेसिक टास्क है, वो सारे के सारे टास्क, ये सारी चीजें इन दोनों के मर्जर की वजह से, यानी कई सारी चीजें, जैसे कि कार ले लो, ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार। अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार में वो जो कई सारी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की वजह से उसने कई सारे उसकी, जैसे जैसे आप वो जो कार है ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार, वो अपने एल्गोरिदम से सीखती जाएगी, तो वो जैसे जैसे वक्त जाएगा उसकी एरर होने के जो चांस है वो कम होते जाएंगे, और एक ह्यूमन से एरर होने के चांस और एक मशीन से एरर होने के चांस में अगर मशीन के चांस कम हो जाते हैं और उसमें, और वो खुद अपने आप को इवेल्युएट भी कर पा रही है, तो आने वाला टाइम में ऐसा हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ड्राइवर जॉबलेस हो सकते हैं। तो इसमें लेखक ने ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम पे हमें तैयार रहना चाहिए कि जो कितने सारे मेनुअल टास्क हैं जिसमें हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, वो इन्फोटेक और बायोटेक से बनी हुई मशीनें हमसे ले लेगी। फिर बिग डेटा एल्गोरिथम माइट क्रिएट डिजिटल डिक्टेटरशिप in which all power is concentrated in hands of tiny elite while most of others suffer from exploitation but from something far worse than irrelevance. बिग डेटा एल्गोरिथम यानी कई सारे बड़े ग्रुप का डेटा, लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो होता है बिग डेटा एल्गोरिथम। यानी एक बहुत ही बड़े ग्रुप ऑफ पीपल की सर्टेन हैबिट्स, वो कैसे करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट, ये सारी चीज जो एल्गोरिथम, उससे सामने छोटे से लोगों के पास वो कंपनी होगी, वो ये जानते हैं कि तुम्हें क्या पसंद, तुम क्या कर सकते हो, तो वो उस नॉलेज का यूज करके हमें आने वाले टाइम पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। Perhaps most importantly, artificial intelligence and biotechnology are giving humanity the power to reshape and re-engineer life. तो इसमें ये बताया कितने सारे एक्सप्लॉइटेशन के बीच में एक आर्टिफिशियल और एक बायोटेक है, ये दोनों हमें चांस भी दे रहे हैं आने वाले टाइम पे थ्राइव करने का। Philosophers are very patient people, but engineers are far less patient, and investors are the least patient of all. If you don't know what to do with the power to engineer life, market forces will not wait 1,000 years for you to come up with an answer. The invisible hand of the market will force upon you its own blind reply. यानी आज के टाइम पे जो पेस ऑफ एक्सेलरेशन वो इतना बढ़ गया है कि आप किसी भी ऐसी चीज को जल्दी वक्त नहीं दे सकते जो वक्त लेती है। अगर आपने किसी आइडिया को डेवलप किया और वो आइडिया वक्त ले रहा है, और जिस आदमी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो तुरंत रिटर्न चाहेगा, तो कई सारे, और अगर आप उसको इस हिसाब से रिटर्न नहीं दे पा रहे तो आप अपने ही आइडिया से हार मान जाओगे, या आपसे आपका ही आइडिया छीन लिया जाएगा। ह्यूमन थिंक्स इन स्टोरीज रादर देन फैक्ट्स, नंबर्स और इक्वेशन, एंड सिंपलर द स्टोरी द बेटर। यानी हम इंसान हैं, हम लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं बजाय कि फैक्चुअल। यानी अगर आपको ज्यादातर लोगों को कनेक्ट करना है तो आपको कहानी में बात करना है, कहानी। तो इसीलिए आप समझते हैं कि रिलीजन क्यों इतना फैलता है, क्योंकि रिलीजन में बहुत सारी कहानियां होती, बहुत सारे फेबल्स होते हैं, और मैथ्स या किसी भी साइंस का फैलना इतना धीमा क्यों होता है, क्योंकि वो जस्ट फैक्ट्स पे बिल्डअप होता है। From the 1940s to the late 1980s, the world became battleground between just two theories, communism and liberalism. लिबरलिज्म यानी ये वेस्ट, और कम्युनिज्म यानी ये यूएसएसआर की फिलोसॉफी है। तो 1940s तो 1980s, ये जो एरा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो एरा के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर हुई थी उसकी ऑथर बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे जो वर्ल्ड था, वो जो इतने 40 साल के जो पीरियड में वर्ल्ड पूरा बैटल ग्राउंड बन गया था, आयरन कर्टेन आ गया था, क्या क्या चीजें हुई थी, उसके बारे में ऑथर ने बात की इसमें। Others have concluded, rightly or wrongly, that liberalization and globalization are huge racket empowering the tiny elite at the expense of the masses. इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में ऑथर ये चीज के हमारे हमको समझा रहे हैं कि आने वाली की जो क्या लिखा है कि others have concluded, rightly or wrongly, that liberalization and globalization are a huge racket, इसको ऑथर ने रैकेट कहा है, empowering the tiny elite at expenses of masses। यानी ये कह रहे हैं ऑथर
कि ये जो है ये रैकेट है, रैकेट यानी ये कौभांड है कि हम ये जो आइडिया दे रहे हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ज्यादा लोग सूख रहे हैं। यानी समझिए 2 नाव तैर रही है, हजारों नाव नीचे डूब गई है इस चीज की वजह से। यानी थोड़े लोग कमा रहे हैं और बाकी कई सारे लोगों का शोषण हो रहा है। यानी इसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। यानी एक ही शहर में एक आदमी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है और एक आदमी झोपड़ी में रह रहा है, तो ये दो लोगों के बीच की इनइक्वालिटी, उसके बारे में बात करें। और ये हुआ क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। कैन यू इमेजिन अ गवर्नमेंट that waits humbly on an algorithm to approve its budget for its new tax reform? Meanwhile, peer-to-peer blockchain networks and cryptocurrencies like Bitcoin might completely revamp the monetary system so that radical tax reform will be inevitable. यानी ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन की वजह से आने वाले टाइम पे कितनी सारी चीजें ऑटोमेटेड मोड पे जाएगी, इसके बारे में ऑथर में बता रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। The revolution in biotech and infotech will give us control in the world inside us and will enable to engineer and manufacturing life. We will learn how to design brain, extend life and kill thoughts at our discretion. Nobody knows what consequence may be. यानी इसमें ऑथर बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। Humans were always far better at inventing tools that using them wisely. It is easier to manipulate a river by building a dam across it than it is to predict all the complex consequences this will have to the wider ecological system. यानी ये चीज कही है कि हम हमेशा inventing tools rather than using them wisely. यानी ह्यूमन ब्रेन हमेशा हम लोगों के लिए इन्वेंट करना बहुत आसान होता है और उनका उसका यूज, उसका एकदम बोलते ना सबसे बोलते ना ऑप्टिमम यूज हम नहीं जानते। ये बार इस मुद्दे के बारे में बात कर रहा है लेखक कि हम ये जानते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं अच्छी तरह से, पर उसका अब वो चीज हमारे ट्रैप ना बन जाए, उसकी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इज नॉट इवन अ लीडिंग आइटम और ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा। यानी इसमें लेखक ये बात बता रहे हैं कि ये जो वक्त है वो टेक्नोलॉजिकल इतना डिसरप्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जो पेस ऑफ एक्सेलरेशन है इस वक्त का वो पहले कभी नहीं था। लाइफ अब जो 5 साल में चेंज होती वो पहले कभी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। तो उसमें भी यानी इसमें ये लेखक कह रहे हैं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ रहा है पर किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंडा में इस चीज के बारे में बात नहीं होती कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ऐसे आ रहा है तो हम उसको टैकल कैसे करें, उसको साथ हम कैसे खुद को इवेल्युएट करें। Donald Trump warned voters that the Mexicans and Chinese will take over their job, but they should therefore build a wall on the Mexican border. For he never warned voters that the algorithm will take their job, nor do he suggest the building a firewall on the border with California. इसमें ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प, हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ये बुक तब लिखी गई थी जब डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका और मेक्सिको की बॉर्डर पे एक वॉल बनाएंगे, क्योंकि इलीगल बहुत सारे लोग आ जाते थे वहां, तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आ जाते थे और उनका ये मानना था कि ये लोग इनकी जॉब ले रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम वॉल बना देंगे तो इन लोगों का इलीगल आना कम हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शनिज्म की जो थॉट है वो फॉलो हो जाएगा। ताकि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उसी कंट्री में इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ रहे हैं कि कार चलाने के लिए चलो एक मैक्सिकन नहीं होगा, अमेरिकन होगा, पर कार चलाने के लिए अगर अल्गोरिदम आ गया तो ना जॉब मैक्सिकन को मिलेगी ना जॉब अमेरिकन को मिलेगी। Perhaps the 21st century populist revolt will be the stage on not against the economic elite that exploits people, but against the economic elite that does not need them anymore. बहुत डीप थॉट है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।